अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के लिए कोई गैर मुल्की साजिश नहीं हुई। तहकीकात के दौरान किसी बैरूनी साजिश के सबूत नहीं मिले। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया एक बार फिर इमरान खान के बयानिए को गलत साबित कर रहा है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसके एलामिया में कहा गया है कि इजलास में वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब, एहसन इकबाल और वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रब्बानी खर के अलावा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और फ़िज़ाइया और बहरिया के सरबराहान ने शिरकत की। इजलास में पाकिस्तान के अमरीका में साबिक सफ़ीर असद मजीद खान और सीनियर सिविल और अस्करी हुक्काम भी शरीक हुए और एलामिया के मुताबिक कमेटी ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने से मौसूल टेलीग्राम पर तबादला ख्याल किया। अमेरिका में साबिक पाकिस्तानी सफीर ने टेलीग्राम के मंदरजात पर कमेटी को ब्रीफिंग दी। कौमी सलामती कमेटी ने कम्युनिकेशन के मंदरजात का जायजा लेने के बाद गुज़िश्ता इजलास के फैसलों का इयादा किया। प्रीमियर सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक बार फिर कमेटी को बताया कि उन्हें किसी साजिश का कोई सबूत नहीं मिला, लिहाजा कम्युनिकेशन के मंदरजात, मौसूलशुदा रिपोर्ट्स और सिक्योरिटी एजेंसीज के पेश करदा नताइज का जायजा लेते हुए कौमी सलामती कमेटी यह करार देती है कि कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई। आज कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में साफ लिखा है और 2 दफ़ा लिखा है कि कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ इसे अपने बयानिए की तौसीक करार दे रही है। साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने आज दावा किया कि बैरूनी मुदाखलत के इमरान खान के दावे की तस्दीक हो गई है। कोई नई बात नहीं थी। इस एलामिये ने और इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास ने जो पिछला इजलास था, यानी कि 37वां इजलास, उसकी फाइंडिंग्स को और उसके मिनट्स को इंडोर्स कर दिया। साबित हो गया कि वो मरासला हकीकत पर मबनी था और सही था। एक जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में या उनकी जवाबदीद पर तश्कील पाए और वो जुडिशल कमीशन एक ओपन हेयरिंग के जरिए मामलात की छानबीन करे। हालांकि गुज़िश्ता इजलास के बाद भी DGISPR ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि उसके एलामिये में भी ना तो साजिश का जिक्र है, ना ही मिनट्स में ऐसी कोई बात है। मगर आज एक दफ़ा फिर शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि और तहकीकात होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मेज़बान शहजाद इकबाल से बात करते हुए कहा कि मरासले में तहरीक अदम एतमाद और पाकिस्तानी सियासत का कोई हवाला नहीं है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र है नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इस किस्म का कोई जिक्र नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है। कोई पाकिस्तानी सियासत का जो है वो हवाला नहीं है। कोई वहाँ भी इस किस्म का जो है वो जिक्र नहीं है। और ये जो पहली जो नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग हुई है उसके आप मिनट्स पढ़े, उनमें भी कोई साजिश का जो है वो हवाला नहीं। चैनल्स अब ये भी बात कर रहे हैं कि जो साबिक सफीर है अमेरिका के असद मजीद, उन पे दबाव डाला गया है ताकि वो अपने मौकिफ से हटे। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। उनका मौकिफ तो तहरीरी है, वो अपने मौकिफ से कैसे हट सकते हैं? गुज़िश्ता रोज़ लाहौर जलसे में खिताब करते हुए इमरान खान ने सवाल उठाया कि मरासले में पैगाम किसको दे रहे थे कि उसको हटा दो, वज़ीर आज़म तो मैं था। हमें एक मुरासला आता है, हमारे एम्बेसडर से मीटिंग होती है एक अमेरिकी ऑफिशियल की, और उधर वो उसको क्या कहता है, हमारे एम्बेसडर को कहता है कि अगर तुमने इमरान खान को इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में ना हराया तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कहता अगर कामयाब हो गया तो हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर मैं हूं, ये सुना जरा, चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान का मैं हूं, और मैसेज किसको दे रहे हैं, किसको कह रहे हैं किसको हटा दो? बताएं किसको कह रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर तो मैं था। इमरान खान ने यह भी कहा कि जिनसे भी गलती हुई है उसे ठीक करने का एक ही तरीका है, फौरी इलेक्शन कराएं। एक ही तरीका है, जिनसे भी गलती हो गई एक ही तरीका है गलती ठीक करने का, फौरी इलेक्शन करवाओ। इससे पहले साबिक वफाकी वज़ीर इत्तेफाक फवाद चौधरी कह चुके हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से हमारे ताल्लुकात अच्छे होते तो हम हुकूमत में होते। आज तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया है कि अदालती कमीशन इसकी तहकीकात करे, यानी कि जो नेशनल कौमी सलामती कमेटी का एलामिया है जिसमें कहा गया है कि जो एजेंसीज हैं उन्होंने तहकीकात की हैं, इसके बावजूद मज़ीद तहकीकात का मुतालबा तहरीक इंसाफ की तरफ से किया जा रहा है। आज के इजलास में क्या हुआ है, हमारे साथ एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं, जो इजलास में मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, पिछले इजलास की तौसीक करता है ये वाला एलामिया जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ कह रही है हमारी बात तो दुरुस्त साबित हुई है, जुडिशल कमीशन बनाएं। आप आज इजलास में मौजूद थे और जिन सफ़ीर ने ये मरासला भेजा वो भी मौजूद थे। ये बताइए उन्होंने एग्जैक्टली क्या बताया और क्या आप लोगों ने उनसे सवाल जवाब किए और उसका क्या नतीजा है?
देखिए शाहजेब, पहली तो बात मैं ये कहना चाहूंगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब और पीटीआई वाले बौखलाए हुए हैं। जो पिछली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी, उसके मिनट्स को और उसके फैसलों को जिस तरह इमरान नियाजी साहब ने ट्विस्ट करने की कोशिश की, वो एक बड़ा खतरनाक काम था कि आप कौमी सलामती और खारजा मामलात को अपनी सियासत की भीन चढ़ा रहे हैं। इसीलिए DGISPR को उस पिछली मीटिंग के हवाले से जो फैसलों को मुतनाज़ा बनाया जा रहा था, वजाहत करनी पड़ी। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसी तरह आज की जो मीटिंग थी, इसमें जो नई डायमेंशन थी वो ये थी कि जो इस केबल के ऑथर थे उनको भी बुला के सुना गया और उनसे भी सवालात किए गए कि क्या आपकी गुफ्तगू में, क्या आपके मरासले में किसी किस्म की कॉन्स्पिरेसी का कोई पहलू या मतलब निकलता था। इसी तरह जो तीसरी अहम बात थी कि आज की जो मीटिंग थी उसमें हमारी 2 प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज के, जिनकी मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर बहुत ज्यादा कवरेज होती है और वो सर्वेलेंस करते हैं, उनसे भी रिपोर्ट ली गई और दोनों ने ये हमारी एजेंसीज ने रिपोर्ट जब दी कि किसी किस्म का उनके पास कोई एविडेंस नहीं। इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ये करार दिया कि किसी बैरूनी साजिश का वजूद नहीं। अब अगर इमरान खान साहब और पीटीआई इसके बावजूद वो इस बयानिए को चलाना चाहते हैं, तूल देना चाहते हैं, उन्हें हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वो पाकिस्तान के कलीदी मफादात से, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है उसके खेल रहे हैं। मैं इमरान खान साहब की बात पर आता हूं, मगर मुझे ये बता दीजिए, असद मजीद खान थे ज़ाहिर पिछले और इस इजलास में जो एक फ़र्क है वो ये कि एक तो हुकूमत बदल गई है, वज़रा अलग हैं और असद मजीद खान साहब मौजूद थे। अस्करी क़यादत वही है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के सरबराह भी वही हैं, उसके बाद ये एलामिया आया है। तो मुझे ये बता दीजिए कि असद मजीद खान से जब सवाल आप लोगों ने किया तो उन्होंने जवाब क्या दिया? देखिए, चूंकि वो कार्रवाई है उसके हवाले से एक सीक्रेसी होती है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो उसका एलामिया है मीटिंग का, उसमें वाज़े तौर पे लिखा गया है कि पाकिस्तान के सफीर को सुना गया, उनकी असेसमेंट को पेश नजर रखा गया और इसके बाद कमेटी इस नतीजे पे पहुंची कि किसी किस्म की कोई बैरूनी साजिश नहीं है। वैसा मगर आप ना बताइए, क्योंकि दूसरा बयान अभी आ रहा है कि असद मजीद खान साहब पर दबाव डाला गया उनका मौक़िफ़ बदलने के लिए, और जो पिछला इजलास हुआ था उसके बारे में इमरान खान साहब तो कह चुके थे, तो कम से कम ये तो बताइए कि असद मजीद खान साहब ने इस बात को इंडोर्स किया कि उन्होंने साजिश का जिक्र किया था या नहीं किया? देखिए, अगर असद मजीद साहब ने ये इंडोर्स किया होता कि साजिश का जिक्र था तो उनकी असेसमेंट की बुनियाद के ऊपर ये फैसला क्यों कर होता? जाहिर होता है इस बात से कि अगर उनकी असेसमेंट के बाद कमेटी ने दो टोक अंदाज में कहा है कि किसी किस्म की साजिश नहीं थी, तो उन्होंने भी किसी किस्म की साजिश की निशानदेही अपने मरासले में नहीं की थी। और मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि जितना ये तूल देंगे इसको, ये पाकिस्तान के दुश्मनों के एजेंडे को फॉलो कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान को अपनी मईशत के लिए, अपने बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स, जहां अफगानिस्तान के बाद से हमारे ताल्लुकात पहले ही बहुत पेचीदा हो चुके हैं, हमें तो वहां रीबिल्ड करने की जरूरत है। ये इमरान खान साहब इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि अमेरिका में पाकिस्तान का कोई नाम लेने वाला भी ना बचे, अमेरिका में जो इकोनॉमिक मार्केट है हमारी वो खत्म हो जाए, अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में हमारे तालिब इल्मों को वीजे मिलने बंद हो जाए। मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब पाकिस्तान को क्यूबा बनाना चाहते हैं या नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं। इनका मकसद क्या है? सिर्फ एक बंदा। मुझे ये बता दीजिए, मुल्क को देखिए सारी बातें तो सामने आ चुकी हैं, तो इसलिए मुझे ये बता दीजिए कि जो वहाँ सफ़ीर थे हमारे, उन्होंने बताया क्या कि उनकी मुलाकात किस माहौल में हुई, किस वजह से उन्होंने ये बात ड्राइव की और फिर यहाँ पर केबल भेजी, क्या मामला हुआ है? और उसके बाद एक हफ्ते बाद उन्होंने 8-9 दिन बाद उसी डॉन लू को क्यों शुक्रिया अदा कर रहे थे वो ट्विटर पर? ये सारी की सारी बातें क्या हैं? क्या किस पैराहे में ये बात हुई है? शाहजेब, जो ये केबल थी 7 तारीख को लिखी गई, 8 मार्च को यहाँ पर आ गई और उसके बाद हुकूमत ने 30 तारीख तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अगर इसमें इतना कोई संगीन साजिश का जिक्र होता, 8 तारीख को ये यहाँ पहुंची है, 9, 10, 11, 12, 15, 18 किसी दिन ये अमेरिका के सफीर को बुला के एहतजाज करते। 30 तारीख तक ये सोते रहे। जब तहरीक अदम एतमाद इनके खिलाफ कामयाब हो गई, इन्हें नजर आ गया शिकस्त हो रही है, तो इन्होंने अपनी शिकस्त को कवर करने के लिए जेब से कागज निकाल के लहरा दिया। और दूसरी अहम बात यह है कि अगर 7 तारीख को डोनाल्ड लू ने
पाकिस्तानी सफीर को इतनी धमकी दी और इतनी पाकिस्तान के खिलाफ बात की, तो 16 मार्च को पाकिस्तान के सफारत खाने की तकरीब में उन्हीं डोनाल्ड लू साहब को की नोट स्पीकर के तौर पे क्यों मदऊ किया गया और उनका खिताब सुना गया पाकिस्तानी एम्बेसी के फंक्शन में? तो ये साफ जाहिर करता है कि डोनाल्ड लू के बात आपने असद मजीद खान साहब से पूछनी थी ना। असद मजीद खान साहब ने इसका क्या जवाब दिया? वो मौजूद थे ना आज के इजलास में, उन्होंने बताया कि मैंने ये क्यों 16 तारीख को उनको बुलाया, अगर 8 तारीख को या 7 तारीख को मैंने केबल भेजी थी और अगर उसमें कोई धमकी आमेज लैंग्वेज थी, उन्होंने नहीं बताया। देखिए, मैं अंदर की कार्रवाई डाइवर्ज नहीं कर सकता, लेकिन आप खुद इससे अंदाजा कर लीजिए। इस बात की उन्होंने तस्दीक की कि 16 मार्च को उन्होंने की नोट स्पीच दी पाकिस्तानी एम्बेसी के फंक्शन में। जाहिर बात है कि अगर वो 16 तारीख को मदऊ किए जा रहे हैं तो उन्होंने आज 7 मार्च को कोई ऐसी बात नहीं की कि जिसकी वजह से उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा या नापसंदीदा शख्सियत करार दिया जाता। बस मुझे ये बताइए कि DGISPR पहले कह चुके हैं कि जो पुरानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी उसके मिनट्स आप पब्लिक कर दें। क्या इसकी के मिनट्स पब्लिक करना इसका आप सोच रहे हैं? क्योंकि अब तहरीक इंसाफ तो मज़ीद तहकीकात का मुतालबा कर रही है और इमरान खान साहब आपको चैन से तो नहीं बैठने देंगे। वो तो कह रहे हैं जुडिशल कमीशन बने और चीफ जस्टिस बनाए और ओपन हेयरिंग हो उसकी। हमारी तरफ से तो जो वो मरासला है उसको भी पब्लिक कर दिया जाए, हमें तो उससे कोई सेहत पे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन चूंकि उस मरासले के अंदर अमेरिका के जो डिप्लोमेट हैं उनकी गुफ्तगू कोर्ट्स के तौर पे दी गई है। अब अगर आप किसी दूसरे मुल्क के सफारतकार की गुफ्तगू कोर्ट्स के साथ पब्लिक करते हैं तो आपको उनकी इजाजत लेनी पड़ती है, और अगर आप नहीं लेके करते तो आपके ताल्लुकात में बिल्कुल ब्रेकडाउन हो सकता है। ये इमरान खान साहब न सिर्फ पाकिस्तान के ताल्लुकात को तबाह कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को यूं तबाह कर रहे हैं कि इस स्कैंडलाइजेशन के बाद अब पाकिस्तान का कोई सफीर अपनी फ्रैंक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट या खुल के कोई बात नहीं लिखेगा कि पाकिस्तान में पता नहीं क्या बात का बतंगड़ बनेगा। मैं सेफ बातें लिखूं। दूसरे मुल्कों के जो सफारतकार हैं वो हमारे सफीरों से मिलकर सिर्फ मौसम की, खाने पीने की बात करेंगे कि ये लोग बड़े गैर जिम्मेदार हैं, हमारी बातों को गलत मतलब निकाल। मगर जो कोर्ट्स हैं, आप कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर कोर्ट एंड कोर्ट बात की गई है, तो उसमें यह है कि अगर इमरान खान की हुकूमत नहीं रही तो फिर ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते हैं, अगर रही तो, और अगर नहीं रही तो फिर अदम एतमाद कामयाब हो गई तो फिर पाकिस्तान की तमाम चीज़ें माफ़ कर दी जाएंगी। ये बातें हैं उसमें? उसके अंदर जो कुछ भी लिखा गया है उनकी मीटिंग का अहवाल लिखा गया है और ये बात रिकॉर्ड पे आ चुकी है कि अमेरिका की हुकूमत, यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान के साथ इस बात पे नाला है कि पाकिस्तान ने यूक्रेन के मसले के ऊपर उनको सपोर्ट क्यों नहीं किया। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस या कोई ऐसी सीक्रेट नहीं है। तो लिहाजा हर मुल्क का सफीर अपने मुल्क की पॉलिसी दूसरे मुल्क को कन्वे करता है। जैसे कि मसला कश्मीर के ऊपर अगर कोई मुल्क जिससे हमारा ताल्लुक हो वो वोट नहीं करेगा तो हम उसको अपना डिस्प्लेजर कन्वे करेंगे कि हमें अफसोस है कि आपने क्यों नहीं कश्मीर के ऊपर हमारा साथ दिया और हमारे खिलाफ वोट दिया या हमारे साथ वोट नहीं दिया। This is what diplomacy is. बहुत शुक्रिया। मेरे साथ वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रबानी खर साहिबा मौजूद हैं जो आज इजलास में मौजूद थी। खर साहिबा बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है आपकी जब पहले राय मालूम की थी, आप अपोजिशन में थी, आज बाकायदा तौर पर वजारत आपके पास है और आज जो इजलास हुआ क्या उसमें ये तरीके से आप अभी भी कह रही है कि जो पिछले इजलास था उसको तो इंडोर्स किया गया है और हमारी बात दुरुस्त साबित हो गई है, इसलिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए? कि असद मजीद खान साहब ने उस जो बयानिया है तहरीक इंसाफ का उसको इंडोर्स किया? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है शाहजेद, बिकॉज आपने सबसे पहले तो अगर हमने कंस्पिरेसी साजिश मुल्क में खेलते रहना है तो वो तो हम अगली 2 दहाइयों तक भी खेल सकते हैं, और अगर हमें इस मुल्क के मसाइल को हल करना है तो हमें काम करना पड़ेगा। काम करना शायद हमें पसंद नहीं है, ट्रेलर्स पे खड़े होकर बातें करना ज़्यादा आसान होता है और काम करना में आपको ज़रा मेहनत करनी पड़ती है। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ शाहजेद कि मैंने जो आपसे पहले बात की, ये मरासला जिसको हम साइफर कहते हैं, पढ़ने से पहले डिप्लोमेट विद इंटेंट टू सर्व द कंट्री फॉर मोर देन 32 years, जो प्रोफेशनल है, जिसको अपनी जॉब जानते हैं और जो ये जानते हैं कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट क्या है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने का तरीका क्या है। दैट्स ऑल आई न्यू। मुझे ये पता था कि इसको किस तरह प्रोजेक्ट किया गया, और उस वक्त जो मेरी पोजीशन थी और आज जो मेरी पोजीशन है वो आइडेंटिकल है। जो सिर्फ एक चीज बदली है वो ये है, विच वाज शॉकिंग टू मी, कि जब मैं आई हैड एक्सेस, ऑब्वियसली ऑफिशियल होने के बाद आपको एक्सेस टू दैट टेलीग्राम मिला। मैं पहले दिन ही जाके मैंने जब वो टेलीग्राम देखा
तो उसमें व्हाट आई वाज शॉक्ड टू सी वाज कि आखिरी 3 लाइनें उस टेलीग्राम की लिखा हुआ था असेसमेंट एंड रिकमेंडेशन, और उसमें हमारा जो कि ये जिसको मैंने कहा आई थिंक ही इज प्रोफेशनल पार एक्सेलेंस असद मजीद खान, उन्होंने अपनी पूरे साइफर की डिटेल्स लिख के नीचे लिखा हुआ था कि मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप यहाँ पे इस्लामाबाद में इनके सफीर को बुलाएं और उनको डिमार्श करें और उनसे पूछें कि क्या ये लंच और मीटिंग में जो हमें वजाहत की गई है या हमें जो कुछ कहा गया है, क्या ये पूरी यूएस गवर्नमेंट की पोजीशन है या क्या ये एक आदमी जो कि वहां के लिए काम करता है उनकी पोजीशन है। नाउ दिस वाज रिसीव्ड ऑन द 7th of March. माय क्वेश्चन इज कि 7th मार्च मेरे पास इसका जवाब है, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि 7 मार्च को ये रिसीव होता है और मेरी जॉब है एज अ प्रोफेशनल एज मुझे मैंडेटेड टू प्रिजर्व द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान इन द फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान एज अ पॉलिटिकल लीडर, तो क्या मुझ पे ये वाजिब नहीं है कि मैं उसी वक्त जो असेसमेंट दी है या उससे अग्री करूं या डिसएग्री करूं, अगर मैं उसको सीरियसली लेती हूं तो मैं उसी वक्त डिमार्श इशू करूं और मैं उनको बुलाऊं और उनको खुद पूछूं या फौरन से शुरू करें कि भाई आप उनको बुलाएं, उनसे पूछें कि क्या ये इनकी स्टेटेड पोजीशन है कि क्या ये, बिकॉज ऐसा से देखें कोई इसकी बारीकियों में नहीं जाता कि ये डेलीगेशन लेवल टॉक्स नहीं थी जिसमें एक स्टेटेड पोजीशन मिले, कि ये एक लंच ऑन मीटिंग थी जिसके अंदर बहुत सारी इस तरह की मीटिंग्स में हम भी बहुत हार्श लैंग्वेज यूज करते हैं अपना पॉइंट अक्रॉस करने के लिए। मैंने बहुत दफा ये बोथ इन ऑफिस एंड आउट ऑफ ऑफिस ये कहा हुआ है कि जब तक मोदी साहब गवर्नमेंट में है पाकिस्तान के ताल्लुकात उनके साथ नहीं, इंडिया के साथ शायद बेहतर नहीं हो सकते, एंड इफ ये हिंदुत्व ओरिएंटेड मोदी एग्जिट इंडिया और वो इलेक्ट नहीं होते तो शायद पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात और पूरी रीजन में एक ताल्लुकात की बेहतरी का सिलसिला आता है। अब मैं भी टेक्निकली तो इंटरफेयर कर रही हूँ बिकॉज मेरा हक तो नहीं बनता कि मैं चूज करूँ कि इंडिया को कौन लीड करे, बट मैं अपना व्यू दे रही हूँ। इट माइट बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग व्यू, इट माइट बी एन एग्रेसिव स्टेटमेंट, बट दैट इज माई व्यू। सो द डिफरेंस बिटवीन गिविंग अ स्टेटमेंट जिसमें मैं अपना व्यू एक्सप्रेस कर रही हूँ जो कि शायद अनडिप्लोमेटिक हो एंड कंस्पिरेसी या इंटरफेरेंस ऑफ अ हाई प्रोपोर्शन में बहुत फर्क है। तो मगर क्या उसमें जो ओपिनियन था उसमें कहीं ना कहीं ये था कि इस हुकूमत के साथ हम नहीं चल सकते हैं, अदम एतमाद कामयाब हो गई तो पाकिस्तान की सारी चीजें माफ हो जाएंगी, ऐसी बातें थी? देखें शाहजेब, आई टेक दिस ऑफिस वेरी सीरियसली। इस ऑफिस में बेशक वो एक एम्बेसडर हो, बेशक मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो, बेशक फॉरेन मिनिस्टर हो, देयर इज अ रीजन कि साइफर इज अ साइफर। साइफर होने का मकसद क्या होता है कि ये चीज हम ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन ईमेल के थ्रू क्यों नहीं देते, क्योंकि उसमें कोई ऐसी लैंग्वेज होती है, कोई ऐसे मैसेजेस होते हैं जो हम पब्लिक में डिस्प्ले नहीं करना चाहते। अगर किसी और को अपनी ओथ की पासदारी नहीं है, मुझे है, वो साइफर इज नॉट। मैं सिर्फ आपसे इस कॉन्टेक्स्ट साइफर के नीचे होकर मैं सिर्फ आपके साथ ये शेयर किया है कि साइफर की ये रिकमेंडेशन थी और वो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आपकी जो चेयर थी उसकी क्या रिकमेंडेशन थी, उन्होंने उसमें लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, लेकिन एंड में उसकी ऑपरेशनल रिकमेंडेशन क्या है? वो ये है कि वी मस्ट इशू ए स्ट्रॉन्ग डिमार्च टू द कंट्री इन क्वेश्चन both in Islamabad and in the country's capital through proper channel in keeping with diplomatic norms. देखिए, अगर आपको लगे कि कोई बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है, कोई बहुत बड़ी इंटरफेरेंस है, तो क्या आप ये कहेंगे कि यू शुड जस्ट इशू ए डिमार्श in keeping with diplomatic norms and through proper channels, या क्या आप ये कहेंगे कि आपने तो you've raised questions about everyone, you've raised questions about जो आपकी इंटरन एजेंसीज हैं उनकी प्रोफेशनलिज्म का, कि क्या इस तरह की अगर कोई चीज हुई थी, और प्लीज आप हिस्ट्री में से देख लें, मुझे ये बता दें कि कौन सा रिजीम चेंज कौन से मुल्क में, बेशक वो कोई अफ्रीकन मुल्क हो, बेशक वो साउथ एशियन मुल्क हो, डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू कन्वे किया जाता है और फिर उसके ऊपर होता है। रिजीम चेंज जरूर एक पॉलिसी रही है, बहुत सारे मुल्कों की रही है, रहेगी परहैप्स, बट क्या हमें हिस्ट्री से ये पता नहीं चलता कि वो रिजीम चेंज किस तरह किस चैनल्स के थ्रू करते हैं? सो दिस इज मेकिंग अ फूल आउट ऑफ योरसेल्फ। मगर एक क्या फिर दफ्तर खारजा में जब ये आती है, ये साइफर आता है, तो शाह महमूद कुरैशी साहब को उसी वक्त बता दिया गया था या उन्हें अंधेरे में इस हवाले से रखा गया है? क्योंकि जी मैं इसके बारे में आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली बता देती हूँ, और ये सवाल भी उठ रहा है कि दफ्तर खारजा ने क्यों नहीं इसका जवाब दिया। दो चीजें, शाह महमूद साहब को, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर को, ये इमीडिएटली बता दिया गया था, और उन्होंने, आई डोंट वांट टू से इट बिकॉज आई डोंट वांट टू पॉलिटिसाइज इट, बट उनकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक डिमार्च इमीडिएटली इशू नहीं हुई, विच आई फाइंड अ बिट क्वेश्चनेबल। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज, मैं इसकी वजाहत करना चाहती हूँ बिकॉज अब एक और स्पिन दिया जा रहा है कि असद मजीद खान साहब शायद कोई और बात कर रहे थे और वो डट।
असद मजीद खान साहब ने कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट ऑफ द डिमांड ऑफ द साइफर एक्सप्लेन किया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को पूरी वजाहत के साथ, पूरे तरीके से। बट इंटरेस्टिंग बात है, हम आज भी उनको अगर कटहरे में खड़ा करना चाहते हैं तो उन्होंने तो अपनी साइफर में ही अपनी असेसमेंट और रिकमेंडेशन दे दी थी कि क्या करना चाहिए, और उनकी रिकमेंडेशन ये थी कि डिमार्च करना चाहिए। तो एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से एक बंदे ने अपने जो क्वाइद और जवाबित के मुताबिक अपना काम किया। ये तरफ किसी ने इसको अनप्रोफेशनली पॉलिटिसाइज किया। ये आम बात है कि दफ्तर खारजा को शाह महमूद कुरैशी साहब ने उस वक्त मना किया कि फौरी तौर पर डीमार्च ना करें, हालांकि असद मजीद खान साहब ने अपने साइफर में कहा था कि हमें डीमार्च करना चाहिए। एक खबर ये चल रही है कि असद मजीद साहब को दबाव में लाने की कोशिश की गई, मगर वो अपने बात पर खड़े रहे। क्या उन्होंने जो बात की है वो यही कही है कि उनका मतलब कतई तौर पर साजिश नहीं था, और उसी के बाद ये एलामी आया है जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का आया है? आपकी जो स्टेटमेंट दी है, मैं इसको कैटेगोरिकली इंडोर्स करते हुए कहती थी कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी दबाव। लेकिन हमारी जॉब है टू स्टैंड बाय द इंटेग्रिटी, बाय द प्रोफेशनलिज्म ऑफ द फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान। और मेरे नजर में ये जो आपने डिबेट कर रहे हैं अपनी डिप्लोमेटिक कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी टू कंडक्ट डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, और उससे हमारे फॉरेन ऑफिस के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आया हुआ है। उनकी एक जैसे होती है ना, उनके ऊपर एक फॉर देम टू बी एबल टू कंडक्ट देमसेल्व्स प्रॉपर्ली के ऊपर असरात आ रहे हैं, और ये बहुत मनफी है आपके फ्यूचर के लिए। फॉरेन ऑफिस की तरफ से क्यों नहीं फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया गया उस वक्त? देखिए, बिकॉज फॉरेन ऑफिस की जॉब नहीं है कि अगर कोई और इसको पॉलिटिसाइज कर रहा है और इसको पॉलिटिकल स्पिन दे रहा है और पॉलिटिकल प्लॉय की तरह इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या फॉरेन ऑफिस भी अनप्रोफेशनल होकर उस पॉलिटिकल गंद के अंदर कूद जाए? दैट इज नॉट देयर जॉब। दे आर मेंट टू बी प्रोफेशनल विद ट्रेनिंग ऑफ 32+ years। उनको वो किस तरह, अब इशू ये है कि जो उनका पॉलिटिकल लीडरशिप है उस वक्त की, अगर वो इसको एक्सप्लॉइट करे, और मैं ये बिल्कुल इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड बट आई एम यूजिंग इट वेरी केयरफुली, दिस साइफर वाज एक्सप्लॉइटेड फॉर पॉलिटिकल गेन्स। और इन दिस एज ऑफ डिसइंफॉर्मेशन, जब आप किसी चीज को रिपीट कर एक नई स्टोरियां बना के, एक मन घड़ित स्टोरियां बना के फिर उसको लाइव का देखे, अभी भी आप देखें एनएससी की स्टेटमेंट कुड नॉट बी मोर क्लियर, इट कुड नॉट बी मोर प्रिसाइज, कंसाइज एंड कैटेगोरिकल। हाउएवर, अब क्या स्पिन दिया जा रहा है कि जी उनके ऊपर दबाव किया गया। अब फॉर इंस्टेंस मेरे लिए एज समवन हु इज मैनेजिंग द फॉरेन ऑफिस राइट नाउ, द क्वेश्चन इज डू वी इशू क्लैरिफिकेशन। तो मैं अपने जरिए आपको ये क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ, बिकॉज आई थिंक फॉरेन ऑफिस को इस चीज में, इस पोलिटिकल गिमिक्री में लाना, उस ऑफिस की इंटेग्रिटी को, उस ऑफिस की क्रेडिबिलिटी को दाव पे लाना है, क्योंकि हर कोई इसके ऊपर पॉलिटिक्स खेलेगा कल को। तो क्या वो पूरा दिन अपना वजाहतें देने में करते रहेंगे या पूरा दिन अपना काम करेंगे जो उनका मैंडेटेड रोल है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है? बहुत शुक्रिया। नरवानी खर साहब हमारे साथ मौजूद थी। मजीद इस पर बात करेंगे और प्रोफेशनल राय भी मालूम करेंगे साबिक सेक्रेटरी खारजा से, जो बाकायदा तौर पर करियर डिप्लोमेट रहे। एक ब्रेक के बाद दुनिया में मुतअद्दिद फाशिस्ट लीडर आते रहे हैं जो अपने फाशिस्ट नज़रिए की तकमील के लिए गैर मामूली इक़दाम करते रहे हैं और गैर मामूली मकबूलियत भी हासिल करते रहे हैं, लेकिन उनका तर्ज सियासत, अनापरस्ती, रवैया और उनके सफ़र का अंजाम मुल्क की तबाही की सूरत में ही निकलता रहा है। और एक ऐसा लीडर आया भी जो इस कदर खुद पसंदी में मुब्तला था कि किसी को खुद से बेहतर समझने के लिए तैयार ही नहीं था, और उसकी ख्वाहिश थी कि पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ वही रहे और जो भी हो उसकी मर्जी से हो। इस लीडर को ना सुनने की आदत नहीं थी, मगर हाँ कहने वालों की हिमायत भी हासिल नहीं थी, और ये मकाम हासिल करने के लिए अवामी मकबूलियत बहुत ज़रूरी थी। और अवाम में मकबूल होने के लिए इस लीडर ने सियासी निज़ाम से मुताल्लिक अवाम में मौजूद नाराज़ियों और खदशात का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। मुआशरे में मौजूद बेरोज़गारी, भूख और नाइंसाफ़ी पर आवाज़ उठाना शुरू कर दी और लोगों को बावर कराया कि वो एक लीडर नहीं है बल्कि उनके हकूक़ का मुहाफ़िज़ है, जबकि मुखालिफिन लुटेरे हैं, मुनाफिक हैं, गद्दार हैं। फिर इस लीडर ने अपनी कौम की बदहाली की वजह बैरूनी क़ुव्वतों को करार देना शुरू कर दिया, बैरूनी मुदाखलत बर्दाश्त ना करने का नारा लगा दिया और दावा किया कि उसकी कौम का फ़ख्र मिट्टी में मिला दिया गया है, इसकी अखलाकियात तबाह कर दी गई हैं और मुल्क में मौजूद सियासी क़ुव्वतें और मुख्तलिफ गिरोह बैरूनी क़ुव्वतों से मिले हुए हैं और बैरूनी क़ुव्वतें अपने मफादात के लिए उन पर सरमायाकारी कर रही हैं। फिर इस लीडर ने इस बयानिए पर काम करने के लिए कई साजिशी नज़रियों पर काम शुरू किया और अवाम की एक बड़ी तादाद इस लीडर पर अंधा एतमाद करने लग गई। मगर सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस लीडर को तकारीर का फ़न आता था, वो झूठ भी इस एतमाद से बोलता था कि लोग उसे सच मांगने लग गए थे। लेकिन इस पूरी हिकमत अमली के बावजूद इस लीडर को इक़्तिदार तक पहुँचने के लिए जो अवामी हिमायत की ज़रूरत थी वो उसके पास नहीं थी, जिसके बाद
इस लीडर ने खुद को मजीद अवामी बनाने के लिए एक मखसूस लिबास पहनना शुरू कर दिया, एक मखसूस स्टाइल अपना लिया और देखते देखते लोगों में इसका स्टाइल एक फैशन बन गया। इस फाशिस्ट लीडर की पार्टी मकबूल होती गई, उसके नारे मकबूल होते गए, मगर इसके बावजूद कौमी लीडर बनने का सफ़र आसान नहीं था, क्योंकि मुल्क में मौजूद दीगर सियासी जमातों की गिरफ्त इक़्तिदार पर मजबूत थी। और इस लीडर को एहसास हो गया कि अगर इसने इक़्तिदार में आना है तो अपनी पार्टी को एक ब्रांड बनाना है और ख़ुद को एक मसीहा, एक निजात दहिंदा के तौर पर पेश करना है। अपनी पार्टी को एक ब्रांड बनाने के लिए इस लीडर ने एक फोर्स पर काम करना शुरू कर दिया जो नौजवानों और वफादारों पर मुश्तमिल थी, और वो इस लीडर की हर बात पर लब्बैक कहने पर तैयार थी, बिना ये सोचे कि वो बात सही है या गलत। और फिर हुआ भी यही, इस लीडर ने अपने पीछे एक बड़ी फोर्स कायम कर दी और लोग इस लीडर के हक में मार्च करने लगे। वो लीडर जो कुछ अर्सा पहले तक चंद सौ लोग मुश्किल से इकट्ठा कर पाता था, इसने हजारों लोगों के मजमे से खिताब करना शुरू कर दिया और खिताब और जलसों का एक ऐसा अंदाज अपनाया कि लोग इसे नजरअंदाज ना कर पाएं। और इसी दौरान वो गरीबों को यकीन दिलाता रहा कि दौलत एक मखसूस तबके तक महदूद है और इसे अशराफिया के हाथों से निकाल कर अवाम की हुक्मरानी कायम की जाएगी, रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे, यौमिया उजरत को बढ़ाया जाएगा, किसानों को उनकी ज़मीन दी जाएगी, इंडस्ट्री को बेहतर बनाया जाएगा, कौम की इखलाकियात को जिंदा किया जाएगा, उसका खोया हुआ मकाम वापस दिलाया जाएगा। जिसके बाद इस लीडर ने एक टीम सिलेक्ट की जिसका मकसद उसके पैगाम को बगैर कोई सवाल उठाए आगे बढ़ाना था। इस टीम में ऑर्गेनाइजर्स शामिल थे जिनका काम पार्टी के जलसों और रैलियों के इंतजामी मामलात देखना था, और उस टीम में साबिक फौजी भी शामिल हो गए जिनका काम मुखालिफिन की आवाज़ को दबाना था। फिर इस लीडर के साथ मुल्क के अमीर तरीन लोग भी आ गए और उन्होंने इस लीडर को इक़्तिदार में लाने के लिए इस पर सरमायाकारी शुरू कर दी। यानी इस लीडर को अवामी हिमायत मिलना शुरू हो गई, सरमायाकार मिलना शुरू हो गए, बड़े बड़े सनतकार और मीडिया टाइकून्स ने इस लीडर के सियासी मुहिम के अखराजात उठाए। लेकिन इस लीडर को ऐसे लोगों की तलाश थी जो इस लीडर के झूठ पर मबनी पैगामात को एक बयानिया बनाकर अवाम को जहन नशीन करवा दे। और फिर इस लीडर को ऐसे लोग मिले भी जिन्होंने वफादारी का वादा किया और प्रोपेगेंडा करने के लिए जदीद मीडिया का इस्तेमाल किया, एक बाकायदा नेटवर्क बनाया और इस बात पर इत्तफाक किया कि हर जलसे में, हर तकरीर में एक ही बात को बार बार दोहराया जाए, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो, मगर उस बात पर जोर दिया जाए और बार बार दिया जाए, इतनी बार दोहराया जाए कि झूठा प्रोपेगेंडा भी सच लगने लगे। और हुआ भी यही। देखते देखते एक ही किस्म का बयानिया ज़राए अबलाग के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर दिया जाता, जिसकी वजह से इस लीडर के हामी तो क्या, मुखालिफिन को भी उसकी बातें याद हो गई। वो कर्जों में डूबी हुई कौम को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा करने का वादा करता रहा, दावा करता रहा, मगर ये सब करने के बाद भी इस लीडर को इक़्तिदार नहीं मिला। और एक दिन इस लीडर ने हुकूमत का खात्मा करने के लिए मुल्क की अहम शहराओं पर मुजाहिरा शुरू कर दिया, तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया और इस कार्रवाई में मुल्क का एक नामवर फौजी जर्नैल भी इस लीडर के साथ खड़ा हो गया, क्योंकि ये लीडर उसे वादा कर चुका था कि हुकूमत का खात्मा होगा तो वो उसे मुल्क की फौज का सरबरा बना देगा। मगर मुजाहिरों और पुरतशद्दुद वाक़यात के बावजूद इस लीडर को इक़्तिदार नहीं मिला और उस वक्त की हुकूमत ने इस पर मुकदमात बनाए, मगर इस फाशिस्ट लीडर ने हार नहीं मानी, क्योंकि इसे एहसास हो गया था कि अब इसकी कौम के पास और कोई मुतबादिल नहीं है। वक्त बदला, हालात बदले, मुल्क की सियासी सूरत हाल बदली और फिर मुल्क में इंतखाबात हुए तो इस लीडर की पार्टी ने हैरानकुन तौर पर 30% से ज़ायद वोट हासिल कर लिए। अक्सरियत नहीं मिली, मगर इस फाशिस्ट लीडर ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि उसके बगैर हुकूमत बनाना मुश्किल हो गया। और फिर देखते देखते ये लीडर मजीद मकबूल होता गया और फिर ये फाशिस्ट लीडर एक कोलिशन हुकूमत का सरबरा बन गया। और फिर इस लीडर ने अपने फाशिस्ट नजरियात की तकमील के लिए कानूनी, गैर कानूनी, इखलाकी, गैर इखलाकी, सही गलत तमाम इकदाम उठाए। इदारों को यरगमाल बना लिया। जिस शख्स से इस लीडर को खतरा या इख्तिलाफ था उसे गिरफ्तार करवाया गया, सियासी जमातों को दीवार से लगाया गया, ओपोजिशन को सिरे से खात्मा करने की कोशिश की गई, मीडिया का गला घोट दिया गया, आज़ादी इज़हार राय को दबा दिया गया। ऐसे कानून बनाए गए जिससे सारे इख्तियारात इसके पास आते गए, बगैर सबूत की गिरफ्तारियों के लिए कानून मंजूर कराए गए और लोगों में यह खौफ फैला दिया गया कि मुल्क खतरे में है और ख़ुद को एक बहादुर लीडर के तौर पर पेश किया और वादा किया कि वो इस कौम को इसका खोया हुआ मकाम वापस दिलाएगा। मगर इस मुल्क का खोया हुआ मकाम तो वापस नहीं आया, वो मुल्क मजीद पस्ती में चला गया। एक ज़माना था कि ये लीडर अपनी कौम के लिए एक हीरो था और आज इस लीडर की ओनरशिप भी कोई लेने को तैयार नहीं है। जिस फाशिस्ट लीडर की बात हो रही है वो एडोल्फ हिटलर है, जिसने आज से 77 साल पहले आज ही के दिन यानी 22 अप्रैल को अपनी शिकस्त करीब देखकर इश्तियाल में आकर कहा कि मैं बर्लिन में आखिरी दम तक रहूंगा और भागने के बजाय खुद को गोली मार दूंगा। और उसके 8 दिन बाद हिटलर ने अपनी एहलिया के साथ खुदकुशी कर ली। आज हिटलर को पूरी दुनिया जानती है। शायद ही हिटलर जैसी मकबूलियत किसी लीडर को मिली हो, लेकिन वो मकबूलियत अच्छाई के लिए नहीं थी। हिटलर को आज भी लोग याद करते हैं तो एक नस्लकुश, पागल और एक फाशिस्ट लीडर के तौर पर याद करते हैं। ये तो माजी की बात थी, मगर मौजूदा दौर में भी एक ऐसा लीडर है जो कहता तो खुद को जमहूरी है लेकिन रवैया आमराना है। ये लीडर मकबूल नारे लगाकर इक़्तिदार में आया, कहा कि वो सबसे पहले अपनी कौम की बात करेगा, दूसरे ममालिक की जंगों में शामिल नहीं होगा, मुल्क को कौमी खसारा ख़त्म कर देगा, मुखालफिन को जेल में डाल देगा,
हर रोज जज्बाती तकारीर और ट्वीट्स करता रहा। इस शख्स ने अपनी पार्टी में आमराना कल्चर पैदा कर दिया। इख्तिलाफ करने की गुंजाइश नहीं थी, इख्तिलाफ करने वालों का मजाक उड़ाया गया या उनके खिलाफ मुहिम चलाई गई। सवाल उठाने वाले मीडिया ग्रुप्स को जानिबदार और झूठा करार दिया गया, उनके सहाफ़ियों का बाइकआउट किया गया, अपनी तकारीर में मीडिया ग्रुप्स का नाम लेकर उन पर इल्जामात आयद किए गए। ये लीडर हर वक्त अपनी बात करता था, इसमें बहुत मैं थी, अना भी बहुत थी। और जब अवाम ने इस लीडर को मौका फराहम किया और वो डिलीवर नहीं कर सका, नतीजतन इस लीडर को शिकस्त का सामना करना पड़ा। वोटिंग के जरिए इस लीडर को निकाल दिया गया, मगर इस लीडर ने शिकस्त मानने से इनकार कर दिया, मुल्क में एक सियासी बहरान पैदा कर दिया। आखिरी वक्त तक कोशिश की कि कोई रास्ता निकल आए ताकि वो इक़्तिदार में रहे, मगर जब कोई रास्ता नहीं निकला तो इस लीडर ने कई इल्ज़ामात आयद किए, एक साजिशी नज़रिया ईजाद किया, अवाम को सड़कों पर आने का कहा, अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया और मुल्क की आज़ादी को बुनियाद बनाकर तमाम गैर आइनी इक़दामात को एक कौमी खिदमत करार दे दिया। और जब इस लीडर को पार्टी के कुछ लोग भी इसके खिलाफ हो गए तो इसने उनको भी बदनाम करना शुरू कर दिया, धमकियां देना शुरू कर दी। और खौफ की वजह से उसके अपने पार्टी के मुनहरिफ अराकीन राय देने के लिए, पार्लियामेंट में जाने के लिए हिफाजती इक़दामात करके गए, सिक्योरिटी की गारंटी लेकर गए। और दूसरी तरफ आखिरी वक्त तक ये लीडर इक़्तिदार से चिमटा रहा और इस दौरान एक ऐसी बहस का आगाज़ कर दिया कि अवाम इसकी कारकर्दगी पर बहस कम और उसके झूठ पर मबनी बयानिए पर ज़्यादा बात करने लगे। अहम बात यह है कि शिकस्त के बावजूद ये लीडर अपने हामियों में इतना मकबूल हो गया कि वो शिकस्त कबूल करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार ही नहीं थे। इसके हामी उसकी आमराना तर्ज हुकूमत के बावजूद इसे हीरो करार देते रहे, एक विक्टिम करार देते रहे, एक ऐसा लीडर करार देते रहे जिसके साथ ज़्यादती हुई है और आज भी उसके लिए हमदर्दी रखते हैं। जिस लीडर की बात हो रही है वो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिन्होंने अमरीकी सियासत को तहस नहस करके रख दिया था। और उनके हामियों की तरफ से कैपिटल हिल की इमारत पर हमले को आज 16 महीने हो गए हैं और ट्रंप को इक़्तिदार से गए भी तकरीबन 16 महीने हो गए हैं, मगर ट्रंप ने अमरीकी सियासी निज़ाम को जो नुकसान पहुंचाया उसका खमियाजा वो आज भी भुगत रहे हैं। अमरीकी मुआशरे में जो नफरत का बीज बोया गया उसकी नशोनुमा आज भी हो रही है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने साजिश का बयानिया मुस्तरद कर दिया है, मगर तहरीक इंसाफ अब भी अपनी बात पर कायम है। असल में क्या मामला है, क्या वाकई इस किस्म के जो मरासले हैं वो आते रहते हैं? साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज अहमद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद। साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आज एक और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग, एक और एलामिया जिसमें 2 दफ़ा कहा गया है कि कोई साजिश नहीं हुई है, मगर ज़ाहिर है दूसरी तरफ से कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जो ब्लेटेंट इंटरफेरेंस का मामला था पिछले एलामिया में वो हमारी बात को फिर भी सही साबित करता है। सब ज़ाहिर है आप फॉरेन सेक्रेटरी रहे, मुख्तलिफ ममालिक में सफ़ीर रहे, आपकी क्या टेक है सारे के सारे मामले पर? जी, मैं ये समझता हूँ कि डिप्लोमेटिक केबल्स में तमाम हमारे जो सफ़रा हैं वो जो वहाँ पे सुनते हैं, जो देखते हैं, उसको बड़ी ईमानदारी से हुकूमत वक्त को भेजते हैं, क्योंकि उनका ये ख़्याल है कि जो हुकूमत अपनी पॉलिसी साजी करेगी तो उसके लिए ये मालूमात अहम होगी। अब उस हवाले से हमने केबल तो नहीं मैंने देखी, लेकिन मीडिया में अब चूँकि इतना ज़्यादा उसके कंटेंट्स पे बात हो गई है तो वाज़े हो गया है कि वहाँ पे उनके एक फेयरवेल लंच में उनको कोई बात बताई गई पाकिस्तान के हवाले से और खफगी उनकी रशिया के ऊपर थी कि जी पाकिस्तान ने रूस का क्यों झुकाव है। तो अमेरिका की तरफ से भी और दूसरे मुल्कों की तरफ से भी इस किस्म के जो बयानात हैं, कभी नाशाइस्ता ज़बान में, कभी सख्त धमकी आमेज़ अंदाज में होते रहते हैं। अब बात यह है कि अब तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी और सब ने ये कह दिया कि यकीनन ये एक दखल अंदाज़ी तो थी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में और उसके लिए प्रोटेस्ट किया जाए, जो डिमार्च मेरा ख्याल है कर दिया गया हुआ है। लेकिन क्या इसको साजिश कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता? उसमें तो आज के एलामिया में फिर ये कहा है कि ये साजिश नहीं थी। अभी तक की जो तहकीक हमारी सिक्योरिटी अथॉरिटीज़ ने बताई है उसके हिसाब से तो शायद ये साजिश नहीं थी, लेकिन एक मुदाखलत ज़रूर थी। वैसे फिर वो मुदाखलत पे भी ये अब कहा जा रहा है कि जी मुदाखलत और क्या होती है, तो ज़रा हमें बताइएगा क्या ये दुरुस्त है कि सिफारती ज़बान में अगर कोई मुल्क आपके अंदरूनी मामलात के हवाले से बयान भी दे तो उस पर जो डिमार्च किया जाता है वो मुदाखलत के तौर पर किया जाता है, उसको मुदाखलत गिरदाना जाता है या फिर साजिश ही को मुदाखलत गिरदाना जाता है? नहीं, देखिए मुदाखलत कई किस्म की होती है, लेकिन ज़्यादातर ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से तमाम ममालिक दूसरों पे अपना असर डालते हैं और ज़ोर डालते हैं। मैं आपको मिसाल दूं कि अमेरिका ने ये बड़ी देर ये पॉलिसी रखी कि पाकिस्तान जो है
उसका हक्कानी नेटवर्क और तालिबान को हमायत करने की वजह से, उनको जगह देने की वजह से अमेरिका को अफ़गानिस्तान में कामयाबी नहीं हो रही। और उस पे उन्होंने बड़े बड़े सख्त हम पे इल्ज़ामात लगाए, संगीन इल्ज़ामात लगाए। कभी कभी ये भी कहा कि सिविल और मिलिट्री अथॉरिटीज़ आपस में इस मामले में एक दूसरे के साथ नहीं हैं। और ये सारा भी अगर आप एक नज़र से देखें तो ये सारा मुदाखलत है, लेकिन ये होता रहा है। आपको ये भी इल्म है कि जनरल मुशर्रफ ने भी अपनी किताब में लिखा है कि किस तरह सख्त जुमले 9/11 के बाद पाकिस्तान के मुतालिक इस्तेमाल किए गए। मैंने ख़ुद भी देखा कई बार कि 2015 में, मुझे याद है, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से वो बड़ी सख्त बातें करते थे आकर, लेकिन पाकिस्तान भी उनके हवाले से अपना मौक़िफ़ जो है वो रखता था। तो मुझे तो ये महसूस होता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई पाकिस्तान की जो दाखिली सूरत हाल है उसके ऊपर अमूमन बात नहीं की जाती है डिप्लोमेटिक सर्कल्स में। मिसाल के तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि जो बाइडन की हुकूमत अच्छी है या डोनाल्ड ट्रंप की अच्छी है, ये उनका फ़ैसला है। इसी तरह पाकिस्तान के अपने अवाम का फ़ैसला है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इसीलिए मेरे ख्याल में प्रोटेस्ट भी किया गया कि आप दाखिली मामलात के ऊपर ना करें। अगर आपकी कोई खारजा पॉलिसी के हवाले से राय है तो हम देखेंगे, हम अपना फ़ैसला उसकी रोशनी में करेंगे। वैसे इसको करेक्ट किया जा रहा है कि जो उनके यहाँ पर डिप्लोमेटिक स्टाफ है, साथ साथ जो सफ़ीर हैं, वो मिले यहाँ पर पाकिस्तान के अपोजिशन रहनुमाओं से, जिसको इस बात से जोड़ा जा रहा है कि इससे साजिश साबित हो जाती है। हालांकि ज़ाहिर है उन्हीं रहनुमाओं से आर्मी चीफ भी मिले, परवेज़ इलाही साहब भी मिले, मगर इससे ये अखज़ किया जा रहा है इमरान खान साहब की तरफ से। क्या ऐसा ही होता है? देखिए, अमूमन तो जो डिप्लोमेट्स हैं वो अपोजिशन के लोगों को भी मिलते हैं। मुझे याद है कि मनमोहन साहब की हुकूमत थी और उस वक्त हम हिंदुस्तान गए तो हम मिले थे अडवाणी साहब से भी और जसवंत सिंह साहब से भी। इसी तरीके से मैं जब अमेरिका में था तो मैं कमोबेश 60 कांग्रेसमैन और सेनेटर से 1-on-1 मिला और दोनों तरफ से मिला। तो ये हमारा तो काम है कि मालूमात हम अखज़ करें, डिप्लोमेट्स जो हैं, और हुकूमतों तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया गुफ्तगू आपने सुनी। याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।